अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी मुल्की मईशत में थोड़ा बहुत इस्तेकाम हमें इसलिए नज़र आ रहा है कि IMF अगर नखरे दिखा रहा है तो सऊदी अरब ने अपने शराइत पर पाकिस्तान को $3 अरब दे दिए, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हुकूमत भी जो है अक्षोई कर रही है, आंसू पोंछ रही है और मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रही है। हालांकि ये सबको पता है कि सऊदी अरब की शराइत कितनी सख्त और मेरे ख्याल है कि तारीख के बदतरीन शराइत हैं जो कि एक दोस्त मुल्क की जानिब से आयद किए गए। वो एक जानिब है। दूसरी जानिब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अपनी जो सनतें हैं इस वक्त मुआशी तौर पर एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। वो इसलिए से भी कि गैस की कमियाबी ने हमारी सनतों को मफलूज करके रख दिया है। शहर की हालत यह है कि हम डेली सुनते हैं कि आलूदगी जो है शहर में, कराची शहर तीसरे नंबर पर होता है, कभी चौथे नंबर पर होता है, और यकीनी तौर पर ये धुएं और आलूदगी गंदगी की वजह से होता है, जिसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब एयर पोल्यूशन को बेहतर करने के लिए मुशर्रफ साहब ने CNG का इंडक्ट किया था ताकि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं वो CNG पे चलें, ताकि उसमें जो धुआं ना निकले, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले और जो हमारी फिजा है वो साफ रहे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे हुक्मरानों ने जो उस ग्रीन एनर्जी थी, उस ग्रीन एनर्जी का यह हाल कर दिया कि 2.5 महीने के लिए CNG स्टेशन बंद हो गए। तीसरी जानिब IMF के शराइत, फिर FATF के शराइत, उन सब की तहत हमारी मईशत को जकड़ कर रख दिया गया है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने जो हाउसिंग इंडस्ट्री की एक बेहतर विजन के लिए जो इमरान खान साहब ने प्रोग्राम शुरू किया था, वो तकरीबन हम उसे समझते हैं कि उसे गहना दिया गया है। FATF की शराइत की वजह से हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी तामीरात पे जो कदगन लगाया जा रहा है या उसे दस्तावेजी बनाने के लिए जो भी शराइत आयद की जा रहे हैं, उससे यकीनी तौर पे थोड़ा सा जमूद पैदा हो रहा है तमारी शोबों में भी। फिर दूसरी जानिब जो भी हमारे मौजूद अदालत की जानिब से कहा जा रहा है या जो भी फैसले हुए नसर टावर के हवाले से या कराची में जितनी भी दीगर जो भी बिल्डिंग्स हैं जिसे हम गैर कानूनी कह सकते हैं, उसके हवाले से भी कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से भी हमारी अपनी मईशत और ख़ासतौर पर कराची की फ़िज़ा जो है वो कुछ मुआशी तौर पर जो है वो कुछ हमें जकड़ी हुई नज़र आ रही है मुख्तलिफ तौजीहात की बिना पर। इस प्रोग्राम में दर हकीकत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि इन सब की वजूहात क्या है और इसका पस मंज़र क्या है। तो आज सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं कि उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब इदरीस मेमन साहब, जो कि हैं सदर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सुफियान आडिया साहब। सुफियान आडिया साहब सदर हैं ये साउथ रीजन आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब फैसल हनीफ साहब, ये पहले भी हाजिर होते रहे और काफ़ी ज़्यादा फाल शख्सियत भी हैं। ये हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी डिफक्लेरिया। थैंक यू सर, तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और हम डिस्कस भी करेंगे प्रोग्राम को, जो भी हमारे मसाइल होंगे। यहाँ पे एक छोटी सा रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क मईशत में आर्जी तौर पर इस्तेहकाम नजर आ रहा है। सऊदी अरब से $3 अरब की रकम स्टेट बैंक में डिपॉजिट करने और तकरीबन $1 अरब से जायद के बराबर तेल उधार पर मिलने के बाद IMF से मुख्तलिफ तावीलों के बाइस मिलने वाली रकम में ताखीर होने के बावजूद सऊदी कर्जे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया है। गो के सऊदी कर्जे इंतहाई सख्त शराइत पर हासिल हुए हैं, लेकिन हुकूमत की मजबूरियों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब IMF के शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन $3 अरब से जायद की सब्सिडी को खत्म करने, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन सब इकदामात के बावजूद सर्दियों के आगाज होते ही गैस की किल्लत को जवाब बनाकर CNG स्टेशंस को सिंध में 2.5 माह के लिए बंद कर दिया गया है। सनतों को भी गैस की सप्लाई में कमी कर दी गई है। तीसरी जानिब FBR की जानिब से FATF की शराइत पर जमीनों की खरीद फरोख्त को दस्तावेजी बनाने के लिए स्टेट एजेंट्स को शराइत का पाबंद किया जा रहा है, जो कि बिल्डर्स और स्टेट एजेंट्स को काबिल कबूल नहीं है, जिसकी वजह से तामीराती शोबों में जमूद का खतरा है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और इस प्रोग्राम का हम दोबारा आगाज़ करेंगे, लेकिन मैंने अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा दिया था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो अपने प्रोग्राम को तसल्सल के साथ आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत में दोबारा हाजिर हैं और इस प्रोग्राम के इंट्रो में भी जो मैंने बातें की, फिर रिपोर्ट भी आपने देखी, मेहमानों से भी आपको मैंने तारुफ करा दिया। मेरे ख्याल है कि कोई भी लम्हा ज़ाय किए बिना सबसे पहले तो मैं इदरीस मेमन साहब से बात करूंगा, जो कि सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। इदरीस साहब,
मैं तो कुछ नहीं सवाल कर रहा, आप खुद ही बता दें कि इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल क्या? नहीं, इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत गंभीर है और ये नज़र ही आ रहा था कि ऐसा होगा क्योंकि प्लानिंग का फुकदान है। फिर रुपए की गिरती हुई कीमत और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने भी इसमें अपना जो है किरदार अदा किया है। और हम कई बार हुकूमत से गुजारिश भी कर चुके थे, वफाकी वजीर ख़जाना से भी हमारी बात हुई, वजीर आज़म से भी जो है हम कर चुके थे कि जी जो आने वाला वक्त है वो बड़ा सख्त है। और सितंबर के महीने में जो अब हालात हैं गैस के और दीगर क्राइसिस हैं, वो हमने सितंबर के महीने में इनसे बात कर ली थी कि अगर आज गैस के ऑर्डर नहीं दिए गए तो आने वाले दिनों में हालात और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ने संभाला हुआ है ज़र मुबादला को, और अगर गैस नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट और बंद हो जाएगी। और रुपया जो है 16% गिर गया है, बैरूनी कर्जों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। रोकूंगा, लेकिन ये बात भी थी कि नवंबर में आपका जो करंट अकाउंट खसारा है वो $5 अरब से ज़्यादा है जी। तो साल में जाके क्या हासिल होगा? देखें, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल इन्हीं 5 माह में जो है $9.5 अरब रुपए की डॉलर की एक्सपोर्ट थी और अब जो है वो $12.5 अरब डॉलर के करीब है। तो ये 26% का इजाफा है। लेकिन आप इंपोर्ट को देखेंगे तो $19.5 अरब था पहले, और आज जो है वो $32 अरब पर चला गया है। तो ये तो इंतहाई खतरनाक है। ये 5 माह की फिगर है, आने वाले दिनों में ये कहां से कहां चला जाएगा और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। नवंबर के महीने में $5 अरब से ज्यादा ऐड किया है। जी जी जी, आप तो सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है आपकी। मैं आपको बता रहा हूं कि हम मतलब तकरीबन 70% इजाफा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। फ्रेट की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो दूसरी अशिया हैं दुनिया में उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो ये रुपए की कमी से, डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है और इसको रोकने की और देखने की बहुत अशद जरूरत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के नाते वजूहात क्या है डॉलर की इतनी कीमतें बढ़ने की? देखिए, आपने स्टेट बैंक को फ्री छोड़ दिया है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है उसको। और फिर जब आप कशकोल लेके दुनिया में घूमते हैं, फिर उन्हीं के लोग यहाँ पर अगर सीटों पर बैठे होंगे तो फिर इसी तरह होना है। माजी में 3-4 माह कबल आपने देखा पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की और इन्होंने इसको पाकिस्तान की तबाही से जो करार दिया कि स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, क्योंकि अब वो बोरो नहीं कर सकेंगे स्टेट बैंक से उस तरह से। और यही आप देख रहे हैं कि फॉरेन करेंसी का भी हाल है कि उसमें उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया। तो फिर जो सट्टा माफिया और दीगर अफगानिस्तान की जो वॉर है और जो वहाँ नई गवर्नमेंट आने वाली है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है डॉलर की कीमत बढ़ने में। तो ये सारे मल्टीपल जो हैं प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आ रहे हैं और जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम चीजों को छोड़कर इस पर फोकस किया जाए ताकि आने वाले दिनों में मजीद बहरान पैदा मेरा ख्याल है कि मैं आगे चढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं छोटा सा आपसे बात कर लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये 2 मेहमान बैठे हैं, एक मेहमान का ताल्लुक जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, दूसरे मेहमान का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट देने से। ठीक है जी, एज ए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आप सदर की आप क्या कहेंगे कि जिसके इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसे बढ़ाना चाहते हैं, वसअत देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर FATF और IMF की शराइत की तरह ABR जो शराइत लागू कर रही है ज़मीन की खरीद फरोख्त में या दीगर पे, तो आप क्या कहेंगे? कराची में भी तो तमाम तामीराती सरगर्मियाँ बंद हो चुकी हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा आपके पास क्या वजाहत है? देखें, बात यह है कि FATF की काफ़ी शराइत तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी पूरी कर दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब ये छोटी सी बात है, बात ये होती है कि जब आप एक पुल से निकलकर दूसरे पुल में जाते हैं तो जो बैरूनी ताकतें हैं तो वो अपने जो उनके मकासद हैं उनके पूरा करने के लिए जो है वो शिकंजा कसते किसी भी मुल्क के लिए। तो ये एक उसी की कड़ी है, उसी सिलसिले की। फिर आप इस वक्त इतने क्राइसिस में हैं कि IMF से हर कीमत पर जो है आपको लोन चाहिए, तो आपको ये उनकी शर्त पूरी करनी पड़ रही है। और फिर स्टेट बैंक भी उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है। नेचुरली FATF की शराइत है FATF। लेकिन आप पहले इसकी कंप्लायंस गवर्नमेंट करती थी, आज स्टेट बैंक को उसकी जरूरत नहीं है और वो डायरेक्ट कंप्लायंस उसको कर सकती है और करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जो इस वक्त आपने बताया बहरान की सी हालत है, इस
इंडस्ट्री के ऊपर। वजीर आजम का ख्वाब था कि कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और उस पे एमएसटी भी दी गई, एमएसटी भी दी गई, और उस पर आपने देखा कि पूरे मुल्क में मां सिवाय सिंध के फौरी तौर पर जो भी उसके अप्रूवल्स वगैरह होती है वो फौरन वन विंडो काम शुरू हो गया। लेकिन सिंध में अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया था। फिर अभी जो एफएटीएफ की शराइत आई हैं, फिर उसमें न सिर्फ ये कि बिल्डर और जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको, बल्कि रियल एस्टेट जो एजेंसियां हैं, स्टेट एजेंसियां हैं, उनको भी मतलब पाबंद करना शुरू कर दिया है, ऐसे जैसे उनके पास सारे अख्तियारात हों। इख्तियारात के अलावा उनको तो पुलिस वाले बना रहे हैं, एफआईए पुलिस वाले बना रहे हैं। हमें तो वो कहते हैं आप इंटेलिजेंस एजेंसी चलाओ। बात ये है, वजीर आजम साहब कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना है, इससे ये हमारी 72 लोकल इंडस्ट्री का माल बिकता है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, मुल्क तरक्की करता है, रियल एस्टेट इज द इंजन ऑफ इकोनॉमी। दूसरी तरफ फेटफ का कानून जो डीएनपीपी ने बगैर स्टेक होल्डर की मुशावरत के पास किया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब उसके ताने बाने दाइश, अलकायदा, बीएलए से मिलेंगे तो वो स्टेट एजेंट जिम्मेदार है, उसका काम है आइडेंटिफाई करना। हम कोई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है हम ये करें, और फिर हम इसका हल देते हैं। इसका सबसे अच्छा हल जो हमने बार बार दिया है, बल्कि मैं सवाल करता हूं चेयरमैन एफबीआर से और डीजी डीएनबीपी से कि जनाबे वाला ये वैल्यूएशन जो भी 3 दिन पहले भी एफबीआर ने बढ़ाई है। फैसल भाई मेरा ख्याल है पहले हम एक सेकंड बस, ये वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये कैटेगरीज क्या होती हैं? क्रिप्टन ब्लॉक 9 में 10 करोड़ का प्लॉट है तो आप 10 करोड़ में ट्रांसफर करें। श्री जिना कॉलोनी में 3 करोड़ का प्लॉट है, आप 3 में ट्रांसफर करें। पीछे 1 करोड़ का प्लॉट है, 1 में ट्रांसफर करें। हाँ, अगर 15 करोड़ का प्लॉट को 10 में ट्रांसफर करता है, उसको आप बुलाएं, रेगुलेटर उसकी इंक्वायरी करे, उसको आप बिल्कुल पनिश दें। लेकिन वैल्यूएशन का क्या मकसद है? फेयर मार्केट वैल्यू करें, आप फेटअप से भी निकल जाएंगे और पूरी दुनिया में तरक्की का बाइस यही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। सिंगापुर की कंपनी 5 अरब लेके आई, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना था, 5-6 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा जी इसकी ट्रांसफर होगी सिर्फ 50 करोड़ में, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है 4.5 अरब रुपए का हमें इंजेक्शन दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड वेल्थ अमाउंट था वो, तो वो छोड़ के चले गए। तो खुदारा वजीर आजम साहब, आप इस चीज को समझें और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू पे इसको ट्रांसफर कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि सुफियान साहब से, जो कि रीजन पे आपके आबाद के रीजन के डायरेक्टर हैं साउथ के, ये जो एफबीआर की जानिब से अभी जो वैल्यूएशन की गई है, इस वैल्यूएशन का आप तस्लीम करते हैं? देखिए, अभी कुछ रिसेंट मीटिंग्स हुई थी इन कंसल्टेशन विद आबाद और रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू। उसमें कराची के अंदर इनने 15 से 20% बढ़ाने की बात की थी। वो कुछ जगह पे तो सही बढ़ी है, कुछ जगहों पे इश्यूज हैं अभी भी कुछ एरियाज की, जो एज पर डिक्लेयर्ड जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। ये बात मैं उनसे भी पूछूंगा, इसलिए उन्हें एजेंट्स को तो ज्यादा मतलब कि और इसमें कुछ इश्यूज पंजाब में आ रहे हैं। सक्खर में इसे 900% से लेके 1000-1200% तक इंक्रीज कर दी है। अच्छा नहीं, कराची की जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं, उस प्रॉपर्टी की कीमतों में जो हमारे यहाँ हमने देखा, तो उसकी कीमतों में आप उसको समझते हैं कि उसको बढ़ाया है या उन्होंने घटाया है? नहीं, बढ़ाया है, 20% इनहैंस किया है ऑल ओवर कराची। बिल्कुल, ऑल ओवर कराची बढ़ाया है, ऑल ओवर पाकिस्तान बढ़ाया है। बट सक्खर और कुछ पंजाब के कुछ एरियाज हैं, वहां से हमें कंप्लेंट्स आई है। सक्खर में जैसे हमें अभी भी लोगों की वहां से कंप्लेन आ रही है कि 900%, 1000-1200% तक इनहैंस किया है, जो कि मैनी फोल्ड्स हो गया। इतने परसेंट अगर बढ़ाई एक साथ बढ़ाई जाएंगे तो फिर वहां पे ट्रांजैक्शन करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम चला आ रहा था इतने अरसे का। एक इतना बैकलॉग था ना, उसको एक दिन में हम उठा के बोले अगले दिन से कल हम सही ट्रैक पे आ जाए, वो नहीं आ सकते। लेकिन आपसे मुशावरत तो होगी ना? नहीं, बिल्कुल भी है, और आबाद भी ऑन बोर्ड था और हमारी कंसल्टेशन से भी हमने कहा 15 to 20% आप इनहांस करें, विच इज एक्सेप्टेबल। बट साथ में खाली वैल्यूएशन बढ़ाने से इशू नहीं होंगे, इनको टैक्सेशन को भी नीचे लेकर आना होगा। अगर ये इनकरेज करना चाहते हैं कि लोग मजीद अपने टैक्स नेट में आ जाए, प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू पे डिक्लेयर करें, और ये अनकरीब मैं समझता हूँ ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा जिस तरह दुबई वगैरह में। लेकिन बहरहाल बहुत मासूम के साथ ये कि मेरा अपना जाती रहा ये है कि ये तो खैर एलिगेशन भी है, हम पे भी है, सब पे, कि 1 करोड़ की जो चीज़ को हम उसको 25 लाख रुपए में शो करते हैं ताकि जो ड्यूटी जाए वो 25 लाख के हिसाब से जाए। उधर से सब स्टार बैठा हुआ है, वो भी मुंह फाड़ के बैठा हुआ होता है, जब तक उससे रिश्वत नहीं देंगे आप तो उस वक्त वो आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करता। तो इस हवाले से भी क्या कोई बात हुई है या कोई सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल बात हुई है। देखिए, ये खाली कराची के अंदर या पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में इससे ज़्यादा है ऑफिशियल वैल्यू और अनऑफिशियल वैल्यू। इवन इन बॉम्बे
तो हम अपने मुल्क के ऊपर ही चीजों को देख के जाएंगे। हम तो अपने मुल्क को देखेंगे ना भाई, बट नहीं देखें हम इंडिया को देखेंगे नहीं, बट इंडिया के अंदर भी ये डबल टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया अगर खराब कर रहा है तो नहीं, इंडिया खराब नहीं कर रहा। इंडिया और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। हमें इन चीजों को इतने सालों का 70 साल का एक बैकलॉग था ना, हमने 2 वैल्यूशन रखी थी। आप खुश हैं उसके अंदर डीसी जो है वो पैसे लेके जो है वो मतलब ये कि नहीं, हम तो कहते हैं कि मार्केट वैल्यू और एफबीआर वैल्यू सेम होनी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, बट इसके लिए कोई प्रोविजंस भी किए जाना चाहिए। जिस तरीके से एफबीआर ने एक विंडो दी थी 3% एडिशनल टैक्स दे दें, और आप अपने जो अगर आपको एफबीआर वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में अगर आपके पास इतने ऑफिशियल पैसे नहीं है तो आप दे दें। हमारा डीसी वैल्यू भी तो है, वो डीसी वैल्यू तो अब अबॉलिश हो गई, एफबीआर वैल्यू नहीं, अब डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यू इक्विवेलेंट कर दी है, बिल्कुल इक्विवेलेंट कर दी है लास्ट ईयर से। हम ये कहते हैं कि आप एडिशनल कोई ऐसा इंसेंटिव दे दें लोगों को, कुछ टाइम लगेगा, लोग इस टैक्स नेट में आना चाहते हैं, आप एडिशनल 3% एक और टैक्स ले लें, जो पहले भी इसहाक डार साहब के दौर हुकूमत में था। उसमें ये होगा कि लोगों के पास एक विंडो होगी ना इस टैक्स नेट में आने के लिए। आप एक दिन ही सारा दरवाजा बंद कर देंगे तो पूरे इंडस्ट्री में इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। आप लोग एग्री हो अभी जो अनाउंस हुआ एफबीआर की जानिब से प्रॉपर्टी की इसमें कुछ जगहों पे रिजर्वेशंस है आबाद की। अच्छा, वो हम चेयरमैन एफबीआर को भी उसका लेटर लिख रहे हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अच्छा सर, इसहाक डार के दौर में जैसे इन्होंने सही कहा कि जो डीसी रेट था और एफबीआर रेट में जो फर्क था वो 2 से 3% दे के लोग उसको अवॉइड कर रहे थे। अब चूंकि डीसी रेट एफबीआर रेट सेम हो गया है तो वो डिफरेंस है ही नहीं। हाँ, मार्केट वैल्यू और एफबीआर रेट में जो फर्क है, अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू पे जाते हैं तो उसका बड़ा अच्छा हल है। जो गेन टैक्स है उसको टोटल वैल्यू का 1% कर दिया जाए। जब एक सेलर प्रॉपर्टी बेचेगा 1% को इतना बोझ भी नहीं है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और उसके पास व्हाइट मनी आएगा तो वो परचेज भी कर सकता है। ये एक बड़ा सिंपल और अच्छा हल है, क्योंकि एमनेस्टी की बकौल हुकूमत हमारे पास गुंजाइश नहीं है। जी, वैसे ये भी सुफियान जो आपसे बात कर रहे थे, वो इंडिया वगैरह की बात ये होती है कि उसको एग्जाम्पल दिया जाता है कि नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है। अब एफएटीएफ के सारे कानून एक दिन में हुकूमत चाहे यहाँ लागू कर दे तो ऐसा नहीं होता। और आप ये देखें कि ये लॉ में ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो वो कोर्ट अनकोट करते हैं कि जी इंडिया में ये है, बॉम्बे में ये हुआ, बांग्लादेश में एज ए रेफरेंस, तो वो एज ए रेफरेंस ही बात कर रहे थे। और कराची में तो वैसे ही जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ऑलरेडी उन्होंने थोड़े अरसे पहले ही बढ़ा दी थी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। डिफरेंस रह गया है वो शहर से बाहर जो प्रॉपर्टियां हैं और वो वहाँ जो कीमतें बढ़ी हैं तो वहाँ ज्यादा काम है। यहाँ पे भी डिफरेंस है, अगर हो जाए कोई मुजायका नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, फिर उसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए और उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातें आप सुनेंगे, जैसे भी इन दोनों ने बताया कि ऐसे कर लिया जाए, क्योंकि इनका ट्रेड है, इनकी जो ये इंडस्ट्री है तो ये ज्यादा बेहतर समझते हैं। मेरा अपना जाती रहा है, बिल्कुल सही है, आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एज ए देखिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी जो है वो सारी चीजों को एक शहर की देख रही होती है। तो आर यू एग्री कि जो भी एफबीआर ने किया वो दुरुस्त किया? देखें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनमें जो खामियां हैं उसे दूर करने की जरूरत है, या जो आगे जाकर इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी उसे आज एड्रेस करने की जरूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि कोई भी काम ऐसा करने से पहले या कोई कानून लाने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं पूरे मुल्क के, तो हुई ना, और कोई भी पॉलिसी हो तो वो कराची और हैदराबाद और इसके लिए नहीं हो, अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। और देखने में ये आया है कि जितने कायदे कानून बनते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कराची में होती है और उसके बाद पता नहीं होता। इसीलिए तो हम ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, वो भी कराची की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हैदराबाद की कोई बात नहीं करता, सिर्फ कराची की बात, क्योंकि पाकिस्तान का 67% रेवेन्यू कराची ही देता है। कराची ही पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने माना कराची ही पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह आइंदा दूसरे एंकर्स भी जो हैं वो इसी तरह इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, इस सच्चाई को। सच्चाई यही है। बहरहाल मेरे ख्याल है कि ये एक बहुत ही हॉट इशू है और इस इशू पे थोड़ा सा हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की जा रही, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरखे में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल थोड़ी सी जो बात हम कर रहे थे कि वो एफएटीएफ और आईएमएफ के हवाले से, लेकिन बहरहाल हम दूसरा सेशन जो है मैं चाहूँगा कि मतलब कि सबसे पहले सुफियान साहब से, नेशनल टावर वाला मामला तो अपनी जगह है, वो तो है ही ना, इसकी वजह से आप लोगों ने बिल्कुल मुअत्तल कर दिया है
ऑल ओवर पाकिस्तान अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑल ओवर कराची भी, ऑल ओवर कराची, मतलब पाकिस्तान, मतलब पंजाब में खुला रखा है आपने। चलिए इस वक्त है नेक्स्ट स्टेप में हम हो सकता है सक्कर, फिर उस तरफ से पंजाब। आप मुझे बता दीजिए जल्दी से कि अभी क्या सूरत हाल है, और ये सूरत हाल जो है एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कितना ज़हर कातिल है? देखिए इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि जितने बिल्डर्स के पास, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है ये भी जिसके जितने बिल्डर्स हैं, उनकी जितनी लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो बेहद परेशान है। उनका ये है कि हम तो डेली वेजेस के लोग हैं, आप जल्द से जल्द खुदारा काम को शुरू करें। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम बैठा के अपनी लेबर को दिहाड़ियां दें, और उनके बहुत सारी लेबर तो गांव चली गई। कुछ लोग हैं जो यहीं पे डेली वेजेस पे काम ढूंढ रहे हैं, बट इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है एकदम एक शहर में। किसकी बात कर रहे हैं? कराची के अंदर जो बिल्डर्स के पास, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं, जो लेबर्स काम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल काम बंद कर दिए। उस वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है। और हमारे फायदे के लिए किया गया, कराची शहर का फायदा है या नहीं है ये बताएं। देखिए इसमें तो कराची शहर का तो क्या, मैं समझता हूँ पूरे मुल्क का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराची में जनरेट होती है, जितना स्टील, सीमेंट, अलाइड इंडस्ट्रीज कराची में काम करती है, जितनी बड़ी हाई राइज इंडस्ट्री कराची के अंदर है, उतनी तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अच्छा इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कराची के अंदर भी दोहरा मयार रखा हुआ है। एक जगह पे तो जो आबाद के जो लीगल मेंबर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको तो 17-18 एनओसियां लेनी है, वो उसको साल 2 साल उनको जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस भी देने हैं, दरबारी के टैक्सेस भी देने हैं। उसके बावजूद उनको 2-2 साल तक एनओसियां नहीं दी जाती। कभी कोर्ट का बहाना किया जाता है, कभी कोई और बहाना किया जाता है। हम जैसे आगे चलते हैं, कराची शहर से कोई 10-15 किलोमीटर आगे निकलते हैं, वहां कोई ना एनओसी है, ना कोई पूछने को तैयार है। 500 गज पे 18 मंजिल बिल्डिंग बनती है, किस कानून के तहत बनती है, कौन सा एफआर है, कौन सी दुनिया का कानून है? एक गाड़ी की कार पार्किंग आप कहने का मतलब है कि कराची शहर में ही, मतलब मज़ाफात में जितनी भी हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, अब उनकी बातें कर बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूं मैं, जहां पे कोई कानूनी एग्जिट नहीं करता, जो मास्टर प्लान का हिस्सा ही नहीं है। अगर आप कराची से निकले राइट और लेफ्ट दोनों, तो वहां कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये किसके इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है। और ये कानून जो है, लोग पहले देखते थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ, कि वहां से इंसाफ मिलेगा। तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए अलग कानून है, और कराची में कराची के लिए अलग कानून है। फिर कराची में ही एक बिल्डिंग जो बागे इब्ने कासिम में बनी हुई है, उसकी डेट हियरिंग नहीं लग रही है, और इसके लिए स्पेशल हियरिंग्स हो रही हैं। और मतलब ये अजीब मतलब देखने को मिला है, और ये बहुत ही हम समझते हैं कि ये गैर मुनसिफाना अमल है, और इस पर रिव्यू विजिट करना चाहिए, और इसके ऊपर जो है फुल बेंच बनना चाहिए जो इस पर फैसला दे। कराची लावारिस नहीं है, और ये लावा पक रहा है। माजी में जो सकूत ढाका और जो सकूत पाकिस्तान हुआ, उसकी रीज़न भी हम बड़ों से ऐसे ही सुनते थे, और हम देख रहे हैं कि वही हालात दोबारा हैं। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, ज़रूरी है कि वो इसका नोटिस लें, वरना आने वाले दिनों में नहीं तो अरबाब इख्तियार किसको नोटिस लेंगे? अदलिया तो सबसे ज़्यादा सुपर है, आला है, उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है ना। आप किससे करेंगे सिफारिश? अदलिया को भी चाहिए कि अपने फैसलों पर नजरेसानी करे, और अक्रॉस दी बोर्ड एक कानून होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, बैरिया आइकॉन के लिए एक कानून नहीं होना चाहिए, और जो दूसरे शहर से बाहर डीएचए सिटी है या बैरिया टाउन है, उसके लिए एक कानून इसी तरह होना चाहिए। फिर वहां डिमोलिश कर देते, और फिर वो शाहराह फैसल पे जो बने हुए सारे जो अबुल हसन इस्फानी रोड पे बने नाम है, बिल्कुल बिल्कुल आप देखें ना, तो कि उसके साथ साथ तिजोरी हाइट्स को भी तो उन्होंने डिमोलिश किया ना। तिजोरी हाइट्स तो एक साइड पे थी। बात वो ये कि तकरीबन 450 इमारतें जो हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, मैं यही पूछना था सिवाय ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है हुकूमत सिंध, ये सही है? ऑर्डिनेंस में पीटीआई के कुछ रिजर्वेशन है, पीटीआई की जिस हवाले से तो आवाम के भी रिजर्वेशन है। इसमें तो आप जो चाइना कटिंग है, इसके अलावा नहीं, आबाद उसको सपोर्ट नहीं करती। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जो कानूनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसमें अगर कोई इर्रेगुलरिटी है, आप उसको, जो अप्रूव्ड बिल्डिंग है, आप उसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए। हम ना चाइना कटिंग को सपोर्ट करते हैं, ना इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, ना अप्रूव्ड बिल्डिंग्स को। तो ये लिखा ना भाई कि जितने भी इरेगुलर है, जो कि
थोड़ा बहुत जो कानून से जो तजावुज किया गया उसको ऑर्डिनेंस के तहत उसको कानूनी कर दिया जाए। देखिए, ये बड़ी उजलत और जल्दबाजी के अंदर ऑर्डिनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिजनेस कम्युनिटी के एक आपको नहीं लिया बात को? नहीं, हम कोऑर्डिनेटेड में नहीं थे। बहरहाल इनने अपने इसमें रेगुलेशन वहां पे ऑर्डिनेंस सबमिट किया है गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब की तरफ से कोई 2-3 पॉइंट्स के ऊपर रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी ने उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा दे दें जो चीजें हैं, हम उसी तरीके से पंजाब में जिस तरह लॉ है हम उसी लॉ पे करने को तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? सर देखें, बात हो रही है ये जो नस्ला टावर से सारी चीजें शुरू हुई है। बात ये, अब कोर्ट ने बोला जी इलीगल है और उसको गिरा दिया, लेकिन उसके मकीनों का क्या होगा? और जिन्होंने अच्छा, मौजूद की बात हम सिर्फ नस्ला टावर का नाम ले रहे हैं, हम उन गरीबों का नाम ले रहे हैं जो कि अलादीन पार्क में जो डिमोलिश हुई अलादीन पार्क है, लेकिन उसका हल भी मैं बताता हूं। देखिए, सब ये बात करते हैं कि जिन्होंने एनओसी दी है उनको पकड़ा जाए, बिल्डर को पकड़ा जाए। बात ये, जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से अलादीन पार्क में दुकान लिया, नस्ला टावर में फ्लैट लिया, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आज कोर्ट उसको तोड़ रहा है, तो अब उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा, इस पे बात करनी चाहिए। बात है कि वो सबलीज हुआ है, और जिसके नाम पे सबलीज है उस सबलीज पे लिखा होता है कि आपका इस प्लॉट में इतने % डिवाइडेड शेयर है जो हुकूमत पाकिस्तान देती है और 99 साल की लीज होती है। जी। अब जब ये प्लॉट बिकेगा तो जिस बंदे जिसके नाम पे सबलीज पे जितना शेयर लिखा है उसको इतना मिलेगा, और ये कानून हुकूमत पाकिस्तान का, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, और कोर्ट पाबंद है कि उस पर अमल कराए, क्योंकि ये सबलीज हुकूमत ने दी है। मुझे तो सिर्फ इतना बता देना कि इन्होंने कहा कि हमसे मेरे ख्याल में इदरीस साहब भी सब पे थोड़ा सा पूछूंगा तो लेकिन मुतमईन नहीं होंगे। ये जो ऑर्डिनेंस आया था इसमें तो मेरे ख्याल में तमाम जितनी जो गैर कानूनी इमारतें हैं जो है वो कानूनी हो जाएंगी। देखें, अब बात यह है कि एक ही मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं, इस्लामाबाद और पिंडी में, लाहौर में, वहां पंजाब में ये कानून उन्होंने दिया कि इनको रेगुलराइज कर लिया जाए जी। तो जब वहां पे कर रहे हैं तो कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और मेरा ख्याल है कराची ख्याल नहीं कंफर्म, यानी कि 65 to 70% रेवेन्यू जनरेट करता है मुल्क का। तो फिर यहाँ के लिए अलग कानून, ये बात तो देखें ना, समझ नहीं आती, एक जोक ही लगता है कि यहाँ पे रेगुलराइज कर दिया का फैसला, इसलिए हम तबसरा तो नहीं कर सकते ज्यादा, अब तबसरा तो नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक आला अदलिया, उससे ऊपर कहां जाएंगे आप अपील करने के लिए? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ही फुल बेंच में नजरसानी की दरखास्त आप दे सकते हैं ना, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो चीज निगलेक्ट हो गई या उस वक्त डिस्कस नहीं हो सकी तो उस पर बात हो सकती है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा अदलिया के फैसलों का एहतराम किया है और उन पर एतमाद भी किया है, और हर बुरे वक्त में उनके साथ भी खड़ी रही है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए और जो इन्होंने फैसला दिया है उस पर नजरसानी करते हुए इसकी रिव्यू पिटीशन को सुन लिया जाए। जो हम सुन रहे हैं कि जो वहाँ के मकीन थे और जो बिल्डर और जो आबाद हैं वो मिलकर एक पिटीशन दायर करने जा रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इनको सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ही देगा ना। हाँ, देगा तो सुप्रीम कोर्ट ही। मेरे साथ हयात खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान रियल एस्टेट एसोसिएशन के, वो मेरे साथ लाइन पे, हम 2 मिनट से गुफ्तगू कर ले, उसके भी व्यूज सुन ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, मतलब ये कि वक्त कम है हमारे पास, जल्द से जल्द जो है ना अपना एक जो व्यू है कि अबाउट फैटफ के जो कवानीन है या FBI ने जो कानून बनाया, इस पे आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, फेटअप की जहाँ तक बात हो रही है तो फेटअप का एक डिपार्टमेंट है DNFBP। उन्होंने एक ये लॉ पास किया हुआ है कि जितने भी हमारे को ब्रोकर्स हैं या ब्रोकर्स हैं या रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं वो DNFBP में रजिस्टर्ड हो जाए। और जहाँ तक हमारे तमाम लोगों को ये पता है, पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि FATF की वजह से पाकिस्तान जो है इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, और जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता है हम पे बहुत सारी पाबंदियां जो हैं वो लगी रहेंगी। नहीं, मैं वो अपनी जगह, वो सबको पता है। आप मुझे बताइए कि अभी आप पर जो सख्तियां आ रही हैं तो आप लोग क्या लाएमल क्या होगा आपका? मैं इसके अंदर जो लाएमल है, बेसिकली हम तो ये चाह रहे हैं, एक एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर हम ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए जो कुर्बानी दे सकते हैं वो दें। और DNFBP में जहां तक हमें उन्होंने बताया है, जो भी हमारे ग्रीवेंसेस थे इसके हवाले से वो DNFBP ने जो है वो बिल्कुल क्लियर किए हैं। और हम अपने तमाम दोस्तों को ये कह रहे हैं, पूरे रियल एस्टेट ब्रादरी को, कि DNFBP में रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से बनाया जाए कि हमारे जो रियल एस्टेट ब्रोकर हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हमारे सामने आई
कि जिससे ये पता चला कि हमें जो है अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो जेल भी हो सकती है और हम पे जुर्माने भी होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो सारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो लोगों के दूर किए जाएं और हमारे जितने भी रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले ब्रोकर्स हैं वो इसमें डेफिनेटली रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि हम अपने वतन से मोहब्बत करने वाले और वतन के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग हैं। सही, बेशक बेशक बेशक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हया खान साहब, आपका मुद्दा आ गया। फैसल साहब क्या कहे, आपके जो फेटफ की आप बात कर रहे थे, अगर नहीं मानते तो आप क्या करेंगे भाई? सर बात ये देखें, क्या आप हड़ताल करेंगे, मुजाहरा करेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे? देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि रिलीफ हमेशा आखिरी हल सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट से रिलीफ मिलता है। बात ये, कानून जब आपने बनाया तो आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन ग्राउंड नहीं लिया, और अब जब उसका हल हमने बताया है तो आप कहते हैं कि जी एसोसिएशंस आती हैं तो हम नहीं कर सकते। आप फेयर मार्केट वैल्यू कर दें, आप फेटफ के डीएनबीपी का ये जो कानून है इससे भी निकल आएंगे, पाकिस्तान गिररीज से भी निकल आएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जितनी ये करप्शन के टेररिस्ट फाइनेंस की मनी लॉन्ड्रिंग का दरवाजा आपने खोला हुआ है। यहां कराची में 20 करोड़ का प्लॉट है और उसकी ट्रांसफर होती थी 2 करोड़ 20 लाख में। आज उन्होंने उसकी वैल्यू बढ़ा के की है 2 करोड़ 47 लाख 50 हजार। खुदारा इसको ठीक करें। मेन रोड पे 40 करोड़ का प्लॉट है, ट्रांसफर हो रही है 2 करोड़ 47 लाख 50 हजार। ये उसने वाइट दे दिया, उसका वाइट हो गया। तो ये तो मतलब अब आपके सामने है कि आपने खुद इतना बड़ा दरवाजा खोला हुआ है, करप्शन का पैसा खपाओ, टेररिस्ट फंडिंग का पैसा खपाओ, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खपाओ। आप इसको करें मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, सारे मसले हल हो जाएंगे। जी, इसमें ऐसा है, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पैकेज दिया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हम जो भी फर्स्ट बायर आएगा उससे नहीं पूछा जाएगा, उससे सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो एमनेस्टी स्कीम दे दी उन्होंने, जो एमनेस्टी, उसके साथ नया एफएटीएफ का एक और कानून आ गया जो डीएनएफपी बना दिया एफबीआर के अंदर। अब वो कानून ये कहता है कि आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन होगी आपको रिपोर्ट करनी है और आपको उसकी सोर्स ऑफ फंड पूछना है। जब एक तरफ कानून है जो कि थ्रू ऑर्डिनेंस, थ्रू असेंबली से बिल पास हो गया है। ये बात देखिए दो मयार है ना, हमें या तो ये बता दिया जाए का अपना मौकफ क्या है। नहीं, देखिए हमें या तो ये बता दिया जाए कि हमने किस लाइन पे चलना है। कभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से आता है अब ये ट्रैक पे जाए, कभी बोलते हैं ये ट्रैक पे जाए, तो कौन से ट्रैक पे जाए ये जाए। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया है कि जो फर्स्ट बायर है वो इम्यूनिटी है उसको, कि उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा, सामने एफबीआर फिर आ जाती है। अच्छा, ये एफबीआर और जितने भी आएंगे इसके अंदर चोर दरवाजे खोले जाएंगे, करप्शन ही बढ़ेगा इसके अंदर। हम सिस्टम नहीं, सिस्टम को इम्प्रूव, हम इसमें सिस्टम को तो इम्प्रूव करने की बात ही नहीं कर रहे। इस वक्त जो क्वेश्चनर दिया 100 पेजेस का क्वेश्चनर दे दिया है टू रियल एस्टेट एजेंट्स एंड टू बिल्डर्स। अच्छा, एक बात मुझे समझा दे, मतलब कि हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन। मिसाल के तौर पे आप बिल्डर है, आप बाहर से आते हैं पैसे लेकर आते हैं, एमनेस्टी मिली हुई है, क्या आप ये नहीं बताएंगे कि पैसे कहां से आए? ओके जी, ये एस्टेट एजेंट हैं, ये आपको जमीन बेचते हैं, आपने इनको पेमेंट कर दी। अब आप मुझे बता दीजिए सिंपल सी बात कि ये सारी चीजें होने के बाद एमनेस्टी स्कीम खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। अब एफबीआर आपके पास आती है कि ये जमीन कहां से आई, या उनके पास आती है कि आपने किसको बेचा। तो क्या कंफ्यूजन है ये? कंफ्यूजन मैं इसका थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। कंफ्यूजन ये है कि ये ओवरसीज क्लाइंट इन्होंने 10 करोड़ रुपए लेके आए, अब इनका वाइट है, ये रोशन डिजिटल अकाउंट से लाए हैं। अच्छा, हम इनको घर लेके देते हैं 10 करोड़ का और ट्रांसफर कराते हैं 4.5 करोड़ जो गवर्नमेंट ने वैल्यू दी है, जो बढ़ के मेरा ख्याल है 5-5.5 करोड़ है। यानी कि हम 4.5 करोड़ रुपए वाइट को ब्लैक कर रहे हैं। ये कैसा देश है इमरान खान साहब? रियासत मदीना की आप बात करते हैं, इधर व्हाइट को ब्लैक किया जा रहा है। आप कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको 1% कर दे वैल्यू का, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो। हम तो चाहते हैं कि हुकूमत को टैक्स मिले, और हमेशा 5 साल का 10 साल का आप देखें सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। इसके अलावा ये ना आप इनकी तफसीलात भी हुकूमत को देंगे ना, तफसीलात तो बिलाल भाई डीएनएफपी हम हर ट्रांजेक्शन पे देते हैं। देखिए डीएनएफपी के अंदर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो कहते हैं कि आप केवाईसी करें, स्कूटनी करें जो आ रहा है। देखिए स्कूटनी करने के लिए ना कोई, देखिए ना कोई रियल एस्टेट एजेंट कर सकता है, ना कोई बिल्डर कर सकता है, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी इनने 100 पेज की एक लिस्ट दी,
100 पेज की एक लिस्ट इशू करी डीएनएफपी ने, जिसमें कुछ 4,000 लोग हैं जिनसे उन्होंने कहा कि इन लोगों से आप ट्रांजैक्शन नहीं करें। ये 4,000 लोगों को कौन सर्च करेगा रोज एक लिस्ट के अंदर जाके? या तो कोई नादरा का एक्सेस दे दिया जाए। आपके शोरूम में आया या दफ्तर में आया तो पहले आप कंप्यूटर पर उसको सर्च करेंगे। नहीं, वो भी ऑप्शन नहीं है ना। या तो नादरा से हमें कोई एक्सेस दे दिया जाए, उन लोगों के आप एनआईसी ब्लॉक कर दें, हम उसके एनआईसी नंबर डालें, ब्लॉक ट्रांजैक्शन आ गई, हम उसे काम ही ना करें, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको ऑप्शन देना है कि इस तरीके से। नहीं तो चलिए, वो तो अपने हिसाब से वो लड़ रहे हैं एस्टेट एजेंट्स के, जो चाहे वो रियल एस्टेट नहीं, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए नहीं है। इवन दिस इज द सेम प्रोसीजर फॉर द बिल्डर्स आल्सो। तो आप लोग क्या लड़ रहे हैं इस हवाले से? आपने कोई मतलब ये कि देखिए, हमने बिल्कुल अप्रोच की है। उन्होंने कहा कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो बात जरूर करते हैं, सेमिनार होते हैं हर 15 दिन, सेमिनार 2 महीने में कि ये प्रोसीजर है, इसको आप अडॉप्ट करें। और नोटिस भी आने शुरू हो गए हमारे जो बिल्डर्स हैं, और उनके ऑडिट भी होने शुरू हो गए इस हवाले से। बट अभी तक कोई पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही कि हम किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएं। भाई आप मसला हल करें इनका। बात ये है कि ज्यादा एक्सपर्टीज तो इन्हीं की है जो इन्होंने बात की, लेकिन आपके रिसोर्सेज ज्यादा है ना। बात रिसोर्सेज की नहीं है, बात ये है कि कैसे किया जाए जी। तो जो तजावीज ये दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत अगर मैं कोई एक्सपर्टीज इसमें दूं अपनी राय। सिर्फ ये है कि अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए और ऐसा काम होना चाहिए कि गवर्नमेंट और जो ताजिर हैं। मेरे दादी राय है कि कराची शहर में अगर इस हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुकती है या कराची शहर में माशी सरगर्मियां रुकती हैं, तो कराची चैम्बर तो बोलेगा तो सही ना। जी जी बिल्कुल बोलेगा। तो फिर उसमें आपकी अपनी क्या तरजीहात होंगी? बात हमारी तरजीहात तो वही होंगी कि जो भी तजावीज़ हमारे ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी जो तजावीज़ हैं उनको मन तस्लीम किया जाए। इसलिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है वो सिर्फ इस वजह से है कि हमेशा ब्यूरोक्रेसी की सुनी जाती है। अगर स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता, और जब शामिल किया जाता है और वो जो तजावीज देकर आते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने का वादा किया जाता है, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट कोई चीज आती है तो फिर वो उसके बिल्कुल एडवर्स होती है। मैं अभी आपके पाकिस्तान की तबाही प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये मेरे साथ बैठे थे, इनके भी एक प्रॉब्लम थे सब रजिस्ट्रार से। ये मुझे उसका पूछ रहे थे कि सब रजिस्ट्रार जो है वो, तो हमारे जो अपनी जो कल्चर है इसमें मैंने देखा सब रजिस्ट्रार बड़ा स्ट्रांग है, वो एफबीआर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा बिलाल साहब, मैं इस आपकी जो बात है उसकी तस्दीक कर दूं। मेरा कोई जाती काम नहीं है, मेरे पास ये शिकायत आई और मैं 2 रोज कबल हम जाम इकराम धारीजो साहब साथ भी मीटिंग में थे कि एक टाउन टैक्स का कानून था वो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ टाउन्स ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो सदर टाउन में है और आपका जमशेद टाउन वाले नहीं ले रहे हैं। तो वो मैंने उनसे कंप्लेन की कि वो जब खत्म हो गया तो सारे टाउन्स में उसको बहाल क्यों नहीं किया गया, और कोई रजिस्ट्रार ले रहा है और कोई नहीं ले रहा, तो उसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी मैंने आपको निशानदेही की, और उसका जो भी नोटिफिकेशन आया है वो भी हमने उसको दिया, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं। सेकेंडली सर देखें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए है कि नए शहर बसाए जाएं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चले, बेहतर इंडस्ट्री चले। अब जैसे सुपर हाईवे पे डीएचएस सिटी का प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप उसको इंसेंटिव दें ताकि वो नया शहर हो, लिवेबल हो, लोग आए, डिपार्टमेंट्स आए, तो ऐसे सोसाइटीज को गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए। क्योंकि देखना पाकिस्तान है तो हम हैं, इसके बगैर हम कुछ भी मतलब सिर्फ डीएचए को देवा, किसी को नहीं। मेरा मतलब है शहर से बाहर जो नई सोसाइटीज बन रही हैं। जी सफेद साहब कुछ कहना चाहेंगे? टाइम खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है ना, अपने स्टेक होल्डर्स को साथ लेती है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है उसकी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब तक आप इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे ना, आपके डिसीजन सही नहीं होंगे। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। होता ये कि चंद माह कबल कोई इंसेंटिव दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वो अलग था, और अब बिल्कुल एडवर्स पॉलिसी है, नोटिस आने शुरू हो गए, ये भी किया जाए वो भी किया जाए। तो इस तरह जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद जो है वो मजरूर होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का कि यहाँ तशरीफ लेकर आए। बात यह है कि इतने सारे मौज़ूआत हैं, इतने सारे मुश्किलात हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम करना चाहते थे लेकिन टाइम की कमी की वजह ना कर सके। लेकिन बहरहाल बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।